Hello all, I am here with you. I welcome you to my channel. So, in today's video, we will discuss a very much interesting things, and this is the last video for chapter number 15, class 9 science. So let's begin today's video. So what we will learn today will be about animal husbandry, as you have already learned in your previous classes, but we will extend it further in class 9. So as you can see, that animal husbandry is mainly performed on various domestic animals like cow, sheep, chicken, even honeybees. Okay, students, and different domestic animals can give us different products. Like cow can give us milk. Okay, so goat can also give us milk as well as the fur used for making clothes. As and then hen is generally used for production of meat and flesh. So that's why the animal husbandry is scientifically proven method in order to gain a food and many of the resources which are used in our day-to-day life. So animal husbandry is the scientific management of animal livestock. हमें लाइव चीज़ें मिलने वाली है, लाइव स्टॉक मिलने वाला है, which will be used as a resource for human. It includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. It includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. So what is the meaning of feeding, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल? फीडिंग का मतलब होता है खाना देना, ब्रीडिंग का मतलब होता है एक एनिमल में से दूसरे स्पीसीज़ वाले, मतलब वही फैमिली में से दूसरे स्पीसीज़ वाले, दूसरे वेराइटी वाले एनिमल्स को बनाना, क्रॉस करना, जैसे हमने प्लांट्स में ब्रीडिंग देखा था, नए स्पीसीज़ प्रोड्यूस करना। डिजीज़ कंट्रोल मतलब कि उसमें कोई भी जो एनिमल है उसको कोई डिजीज़ ना आए, वो रेजिस्ट हो पाए डिजीज़ के, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड केटल, गोट, शिप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स? केटल आएगा, गोट आएगा, शिप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। केटल, गोट, शिप, पोल्ट्री, ये पोल्ट्री है वो एग के लिए होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिश फार्मिंग तो बहुत ही, और एक आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो होगा हनी बी का, जो हम फार्मिंग करेंगे, ठीक है, एपियरी में, और उसको एपीकल्चर बोलते हैं, जिसे हमें हनी मिलता है, ठीक है। तो ऑल्सो ग्रोइंग द अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक हैज़ ब्रॉट न्यू लिमिटेशंस इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी है स्टूडेंट्स लाइव स्टॉक को कलेक्ट करने में, उसको मैनेज करने में, क्योंकि अभी एक्सप्लॉइट बहुत हो रहा है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा वो वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में आता है केटल फार्मिंग, मतलब काउ फार्मिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो केटल फार्मिंग इज डन फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट फॉर डेयरी पर्पस, फॉर गेटिंग मिल्क, मिल्क है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले होता है केटल फार्मिंग। सेकंड, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रॉट, मतलब कि स्टूडेंट्स उसको मजदूरी करवाने के लिए भी यूज़ होता है। एनिमल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल टास्क लाइक टिलिंग, एग्रीकल्चर एंड कार्टिंग। Tilling and agriculture are both farming practice, and carting is a practice which is used to transport a heavy loads from one place to another place. Okay students, so on the above basis, kettles are divided into two categories. First is milch breeds, that is dairy animals. This includes the animal which are kept for obtaining milk. ये कौन से एनिमल की बात हो रही है स्टूडेंट्स? जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सभी एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम आगे जाते हैं। इंडियन मिल्च कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज, काउस एंड बफेलोस, एंड यू नो वेरी वेल हु आर काउस इन दिस पिक्चर एंड हु इज बफेलो। दिस एनिमल आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे उससे मजदूरी करवाई जाती है, ठीक है। तो ड्रॉट एनिमल्स है स्टूडेंट्स, उसको एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए यूज़ होता है। देखो ये स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा होता है कि जब लैक्टेशन पीरियड होता है तब वो काऊ है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, फिर उसका लैक्टेशन पीरियड ओवर हो जाता है, या फिर कोई काऊ है वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तब वो काऊ को मजदूरी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब कि वो ड्रॉट एनिमल्स है उसमें आ जाएंगे। अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। ब्रीडिंग क्यों किया जाता है? ठीक है, ब्रीडिंग का मतलब क्या है? नए नए स्पीसीज़ को
प्रोड्यूस करवाना। क्यों नए स्पीसीज़ को प्रोड्यूस करवाते हैं? क्योंकि उसमें अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाए। सो मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। जैसे मैंने बोला, लैक्टेशन पीरियड इज अ पीरियड इन विच द काउ गिव्स मिल्क इन अ ह्यूज क्वांटिटी, ओके, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ। तो काफ के बर्थ होने के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस करती है काउ, उसको लैक्टेशन पीरियड बोलता है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अगर लैक्टेशन पीरियड वो महीने या बढ़ा दो, 2 महीने की जगह 4 महीने कर दो, तो मिल्क प्रोड्यूस है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो काउ है वो हमें ज़्यादा मिल्क देगी एवरी डे। द एग्जॉटिक मतलब कि बाहर फॉरेन ब्रीड्स, उसमें कौन कौन आएगा? जर्सी और ब्राउन स्विस। तो ये है वो जर्सी काउ है स्टूडेंट्स। जो पहली मैंने मेंशन की है वो जर्सी काउ है। द फर्स्ट वन इज़ योर जर्सी काउ एंड सेकंड वन इज़ योर स्विस काउ, जो स्विस कंट्री से आई है, ठीक है। आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। ये दोनों को क्यों सिलेक्ट किया जाता है? क्योंकि ये दोनों काउ में लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है। वाइल हमारी जो लोकल काउ होती है जैसे कि रेड सिंधी और साहिवाल, सो एक्सेलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज़। अभी जो ये हमारी लोकल काउ जो हमें स्ट्रीट में और वहाँ पे मिलती है, ठीक है, वो सब डिजीज़ को आराम से रेजिस्ट कर पाएगी। सो दिस टू कैन क्रॉस ब्रेड टू एनिमल्स। और सामने ये एक्जोटिक काउ है वो डिजीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाती है, वो मिल्क अच्छा देती है। और जो हमारी लोकल काउस है वो डिजीज़ को रेजिस्ट कर पाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का मिक्स करके एक ऐसी काउ बनाएं कि जिसमें दोनों क्वालिटीज़ हो, इसीलिए ब्रीडिंग का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो हियर दिस टू काउस आर लोकल काउस आर ब्रेड मतलब क्रॉस किया जाता है, मतलब कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स की जाती है विथ अ फॉरेन काउस और एक्जोटिक काउस, ओके स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू गेट बोथ द क्वालिटीज़। तो जो न्यू काउ होगी उसमें मिल्क भी अच्छा होगा और साथ में उसमें डिजीज़ है उसका रेजिस्टेंस भी होने वाला है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये काउ है वो ब्रीडिंग अच्छे से तभी करेगी या फिर वो अच्छी हेल्थ उसकी तभी रह पाएगी जब उसको एक अच्छे से तरीके से उसको रखा जाए, मतलब उसको मैनेज अच्छे से किया जाए, ठीक है स्टूडेंट। सो ग्रूमिंग एंड शेल्टर फॉर कैटल, एज यू कैन सी द शेल्टर इज़ गिवन इन द पिक्चर, ओके। सो ग्रूमिंग मतलब उसको कैसे साफ़ सफाई करते हैं, उसकी कैसे देखभाल करते हैं। Proper cleaning and shelter facilities for cow and buffalo are required for human farming and for health of the animals and for the cleaning of and for the production of clean milk as well। देखिए स्टूडेंट्स, क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटी, छाँव देना और साफ़ सफाई रखना। क्यों? क्योंकि तभी वो हेल्थ है एनिमल्स की, तभी वो एनिमल या काउ है वो स्वस्थ रह पाएगी, बफेलो है वो स्वस्थ रह पाएगी। स्वस्थ रहेंगे तो ही उसका लैक्टेशन पीरियड आएगा, लैक्टेशन पीरियड वो बढ़ा पाओगे, ब्रीडिंग हो पाएगा, उसमें से आप अच्छा सा क्वालिटी वाला मिल्क है वो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। एनिमल रिक्वायर, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है? एनिमल रिक्वायर्स रेगुलर ब्रशिंग, उसको ब्रश से साफ़ करना पड़ेगा, तभी उनके डर्ट और लूज हेयर है उसमें से, मतलब जो लूज हेयर में डर्ट चिपका हुआ है वो निकल सकता है। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स लाइक गिवन इन द पिक्चर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। तो तीनों वेदर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी सी अरेंजमेंट होनी चाहिए। The floor of the cattle shed needs to be sloppy so that it stays dry and it facilitates cleaning। देखिए स्टूडेंट, स्लोपी फ्लोर होने से क्या होता है फ़ायदा कि जो यूरिन होता है वो ड्राई हो जाता है और जो उसका एक्सक्रीटा है, काउ एक्सक्रीटा, वो स्प्रेड हो जाएगा और क्लीनिंग है उसमें फैसिलिटेट करेगा, आसान कर देगा, ठीक है। द शेल्टर शुड बी स्पेसियस इनफ फॉर एनिमल टू स्टे कंफर्टेबल एंड अवॉइड ओवर क्राउडिंग। तो जो शेल्टर है स्टूडेंट्स वो बड़ा होना चाहिए, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिजीज़ है वो स्प्रेड ना हो स्टूडेंट्स। एक काउ को डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई तो दूसरे काउ में जा सकती है, दैट्स वाई क्लीनिंग इज़ मस्ट। शेल्टर प्रॉपर होना चाहिए, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज एरिया में सभी काउस को रखना है। द शेल्टर शुड हैव प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग होना चाहिए वाटर। क्लीन का मतलब साफ़ सुथरा पानी, ठीक है। कोई भी गटर का पानी है उस वो डाल दिया है एक कुंड में और उसमें से पानी फीड कर रही है काउ, तो उसकी हेल्थ है वो फिर से बिगड़ जाएगी। नाउ व्हाट आर द फूड रिक्वायरमेंट्स? वी हैव सीन ब्रीडिंग,
We have seen the management of cattle. Now what are the food requirements? So food requirements is of two type. Maintenance requirement, the food which help in maintaining normal metabolic activities of the body. नॉर्मल मेटाबॉलिक मतलब स्टूडेंट्स क्या है, नॉर्मली जो एनर्जी जनरेट करती है, जो लाइफ प्रोसेसेस जैसे हमारे बॉडी में होती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि आप जो फूड खाओ उसमें से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाओ, वो सभी एक्टिविटी को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो एक केटल की नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छे से चलती रहे, पहले ऐसा वाला फूड आपको देना चाहिए, नॉर्मल फूड जो अच्छे से खा पाते हैं, जैसे फोडर क्रॉप्स और वो सब होता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, द फूड विच इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। देखिए स्टूडेंट, लैक्टेशन पीरियड के लिए अच्छा सा हैवी डाइट चाहिए, हाई प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स वाला खाना चाहिए, तो तभी खाना है, उसमें डाइट प्लान चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द केटल फीड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें रफेज भी दिखाया है मैंने और कॉन्सेंट्रेट भी दिखाया है। तो आपके जो लेफ्ट साइड में अपीयर हो रहा है वो है रफेज, और जो राइट साइड में फॉर्म हो रहा है वो है कॉन्सेंट्रेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स ए हाई फाइबरस डाइट। ठीक है, जिसमें ग्रीन फॉडर, सिलेज है एंड लिग्यूम्स, लिग्यूम वाले जो प्लांट्स होते हैं वो सीम, बरसीम एंड काउपी। ठीक है, मटर और वो सब आता है ना, वो सब इसमें आएगा, जिसमें हाई फाइबर्स हैं। कॉन्सेंट्रेट्स में लो फाइबर बट कंटेन्स हाई प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑयल सीड्स, बार्ली, वीट, बीन्स, मोलासिस, जो मैंने यहाँ पे सब कुछ दिखाया है, ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट और वो सब ज़्यादा होते हैं। तो ये सब केटल के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, फीडिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, ठीक है, और केटल का मैनेजमेंट हो गया, जो उसका ग्रूमिंग वाला था वो। अब ये सब, अगर ये तीनों में से कोई भी एक फैक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, काऊ की हेल्थ है वो बिगड़ जाएगी, मतलब वो डिजीज़ को कैच कर लेगा। ठीक है, सो देर आर मेनली टू टाइप ऑफ डिजीजेज। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स इंसेक्ट्स, दैट इज एक्सटर्नल पैरासाइट आर टिक माइट, लाइस एंड वॉर्म्स। इंटरनल पैरासाइट मतलब अंदर है वो थोड़े वॉर्म्स, जो अर्थ वॉर्म्स हम बोलते हैं, वैसे वाले जो कीड़े होते हैं वो। ठीक है, और बाहर से जो लाइस और माइट, ये सब इंसेक्ट्स हैं जो आके बाइट करके चले जाते हैं। तो जो पैरासाइट्स वाली डिजीज़ है स्टूडेंट्स, वो आपके राइट साइड में मैंने दिखाई है, पैरासाइट्स में। ठीक है, जिससे ये डिजीज़ हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी ये वाली नहीं है, ये वाली जो दिखाई है वो है पैरासाइट्स, जो आपके राइट साइड में है। फिर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़, ये देख सकते हो, अगर काऊ है वो ओवर क्राउडिंग है रूफ के नीचे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक काऊ को डिजीज़ हुई, उसका डिजीज़ है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ये हुई उसकी कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, और ये जो है स्टूडेंट्स वो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब उसकी डाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, उसकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, उसको लैक्टेशन पीरियड में जो खाना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, उसका फ्लोर है वो ठीक से साफ नहीं हो रहा है, उसको गंदा पानी दिया जा रहा है। सो कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड जनरली बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, viruses and fungi, that is microorganisms. Non communicable disease is always caused due to our error or our management, our misleading management, caused due to deficiency of nutrients and malfunctioning of body organs. कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, काऊ के कई पार्ट्स है उसकी भी तस्करी होती है, मतलब उसको सेल किया जाता है, तो तब भी ये हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिक एनिमल्स। हमें कैसे मालूम पड़ता है कि एक काऊ की हेल्थ अच्छी है कि नहीं है। एनिमल्स बिकम इनएक्टिव एंड रिमेन्स आइसोलेटेड, वो एक्टिव नहीं रहता है, पैसिव रहता है और अलग रहता है। स्टॉप्स ईटिंग फूड, खाना नहीं खाता है। मूव्स स्लोली, ठीक है। एनिमल में पास लूज डंग, मतलब कि थोड़ा बहुत उसको डायरिया जैसा हो जाता है। कलर्ड यूरिन, कलर यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है। एनिमल में रन टेम्परेचर एंड शिवर, वो पूरा वाइब्रेट करेगा और उसमें टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। द मिल्क यील्ड और वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस ड्रास्टिकली, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब अगर सिम्टम्स एक कैटल दिखाती है तो हमें समझ जाना है कि ये कैटल है वो बीमार है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कैटल डिजीज़, तो ये सब तो पढ़ लिया।
कि भाई एक काव है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है, वो हमें मालूम पड़ गया। अब ये कैटल है वो बीमार ना पड़े स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एनिमल शुड बी केप्ट इन ए स्पेशियस क्लीन्ड एंड एयरी शेल्टर, पहले भी डिस्कस हो चुका है। सेकंड, अच्छा सा खाना दीजिए, फाइबर वाला, लो फाइबर वाला, हाई फाइबर वाला, लैक्टेशन पीरियड वाला। दे शुड बी वैक्सीनेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, दे मस्ट बी वैक्सीनेटेड एट रेगुलर इंटरवल। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे हमारे लिए होता है वैसे ही काऊ के लिए भी होता है, पर वो करवाना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो वेस्ट जनरेट होता है, एक्सक्रीटा का हो या फिर कोई भी फोडर का हो, वो अच्छे से एक जगह पे कलेक्ट हो जाए, और दूसरा जो अनहेल्दी एनिमल्स हैं उसको सेपरेट किया जाए हेल्दी एनिमल से, जिसके कारण कोई भी डिजीज़ है वो स्प्रेड ना हो। लास्ट, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर हाउसिंग, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एंड रिच डाइट। अच्छे से शेल्टर दीजिए, काऊ को क्लीन कीजिए, डर्ट को क्लीन कीजिए ब्रश से, उसको रोज़ बाथिंग करवाइए और अच्छा सा खाना दीजिए, और टाइमली वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ख़त्म होता है काऊ के बारे में। अब हम फिश प्रोडक्शन को देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपने कई सारी एक्वेरियम में फिशेस देखी होगी, ठीक है, तो वही फ़िश के बारे में बात हो रही है। फ़िश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर अ फूड। चीप मतलब बहुत ही कम दाम से आपको बाज़ार में मिलता है, और ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन से, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन से, ठीक है स्टूडेंट। और फिश लीवर ऑयल है वो विटामिन डी और ए दोनों होता है। फिश का लीवर में जो ऑयल होता है येलो कलर का आता है, विटामिन ए और डी उसमें भरपूर होते हैं, ठीक है। बेसिकली फिशरीज आर ऑफ टू टाइप। फिन फिशरी इंक्लूड्स कैप्चरिंग, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस। तो ये है वो बोनी फिशेस है, ये जो है स्टूडेंट्स वो बोनी फिश, ठीक है। और इसको फिन फिश भी बोला जाता है क्योंकि इसके पास फिन्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर शेल फिशरी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेल है, यू कैन सी ओवर हियर दैट देयर इज लार्ज नंबर ऑफ शेल्स, जिसे हम हिंदी में शंख बोलते हैं, शंख जैसा, ठीक है। सो इंक्लूड्स कैप्चरिंग, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स एंड मोल्यूस्क विच इंक्लूड्स ऑयस्टर एंड मसल्स। ये सभी अलग अलग वेराइटीज़ है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दिखा दी है, सबके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ बोथ ऑब्टेनिंग फिश आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कैप्चर फिशिंग, सेकंड इज कल्चर फिशिंग। सो व्हाट इज कैप्चर फिशिंग? कैप्चर नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि आपको कुछ पकड़ना है, ठीक है। तो पहले वाला जो है वो है कैप्चर फिशिंग, और ये जो है वो है कल्चर फिशिंग, ठीक है। सो कैप्चर फिशिंग इज कॉट फ्रॉम वाटर, बोथ मेरीन एंड इनलैंड, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों में कैप्चर फिशिंग होता है। कल्चर फिशिंग, इट इज़ कल्टिवेटिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जैसा बनाया जाता है, और एक ही प्रकार की जो फिश है वो उसमें रख कर उसको उसकी देखभाल की जाती है, उसको पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है, ठीक है। कल्चर फिशरी इज ऑल्सो कॉल्ड फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर और एक्वा कल्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके तीन नाम है, फिश फार्मिंग बोल सकते हो, पिसिकल्चर तो भी यही है कल्चर फिशिंग, और एक्वा कल्चर मतलब यही है, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड क्रिएट करो, एक सेम टाइप की स्पीसीज़ है उसको आप फीड करते जाओ, उसका ही ब्रीडिंग वही पॉन्ड में करते रहो, जिसके कारण उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में ही फिशिंग हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, मरीन फिशरीज। मरीन फिशरीज इंक्लूड 7500 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन एंड इन एन एक्सटेंसिव डीप सी। जहाँ पे भी बड़े बड़े समुद्र होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे मरीन फिशरीज़ होती है, और कितना है 7500 किलोमीटर्स फैला हुआ है। क्या क्या है पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज़? पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सर्डिन्स, बॉम्बे डक, ईल, सैल्मन एंड हिल्जा। मैंने सब के पिक्चर्स आपको वीडियो में दिखाए हैं, आप देख सकते हो अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरीन फिशरीज़ है उसको कैसे पकड़ते हैं भाई? उसकी दो मेथड है। मेरीन फिशरी मतलब कि जो सी में फिशेज़ है, ये तो स्टूडेंट्स हमने जो बात की थी वो जनरल, एक पॉन्ड या रिवर में जो फिश हो क्या कैप्चरिंग होता है उसके बारे में। अब ये सी में जो फिशेज़ मिलती है, मेराइन फिश, जो बड़े से समुद्र में से, वो कैसे पकड़ते हैं? तो सबसे पहले उसका बहुत ही आसान तरीका है फिशिंग नेट, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, फिशिंग नेट्स। और दूसरा है गेयर ऑपरेटेड फिशिंग वेसल्स। ये है फिशिंग वेसल्स स्टूडेंट्स, ये है फिशिंग वेसल्स। ये जो है आपकी वो फिशिंग नेट्स है, फिशिंग नेट्स,
ये जो मैंने दिखाया है वो मैराइन फिशेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो दोनों मेथड्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों मेथड्स है वो एंशियंट ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, एंशियंट मेथड है, पहले यूज़ होती थी। और अभी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है स्टूडेंट्स? सोनार टेक्नोलॉजी, ठीक है। दीज इंक्लूड्स इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट टू लोकेट फिश सोल्स। मतलब कि यहाँ पे अगर आप ऐसे मान के चलो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फ़िश है, ठीक है, तो वो फिश है उसको कैसे सी के ऊपर के लेयर से मालूम पड़ेगा स्टूडेंट्स? एक वेव है वो भेज दिया जाता है, यहाँ से ऐसे वेव भेज दिया जाता है, ठीक है, और ये वेव है उसका नाम है सोनार, ठीक है। सोनार वेव है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? हाई फ्रीक्वेंसी वेव। तो ये वेव स्टूडेंट्स जैसे ही भेजा हमने ऊपर से, सी के ऊपर से हमने जैसे ही भेजा, उसके रिटर्न में रिफ्लेक्ट होकर एक वेव वापस आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एक वेव वापस आएगा रिफ्लेक्ट होके। तो उसका टाइम इंटरवल है वो कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि अगर फटाफट और वेव रिटर्न हो गया, उसका मतलब समझ लेना है कि फ़िश है वो बहुत ही नज़दीक है। बहुत टाइम लगा रहा है या फिर वेव वापस ही नहीं आया, तो समझना है कि वो एरिया में फ़िश नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जनरली इको साउंडर्स और सैटेलाइट जो ऊपर होता है अर्थ के ऊपर, उसको भी यूज़ किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा फ़िश की पॉपुलेशन कहाँ पे है। अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। कल्चर ऑफ मराइन फिश, शेलफिशेस एंड सीवीड्स इज़ कॉल्ड मैरीकल्चर। तो अगर आप मैराइन फिश को एक जगह पे प्रॉपरली मैनेज करते हो, उसको फीड करते हो, उसका ग्रूमिंग करते हो, एक आर्टिफिशियल, उसको मैरीकल्चर बोलते हैं। मतलब कि जो सी की फ़िश है उसको अगर आप एक पॉन्ड में लेकर उसका फीडिंग ब्रीडिंग करवा के पॉपुलेशन बढ़ाते हो, उसको मैरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इनलैंड फिशरीज डील्स विद फ्रेश वाटर। याद रखना स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला था, इनलैंड का मतलब वो फिश की जो एक फ्रेश वाटर, मतलब कि जो पानी में सॉल्ट ना हो उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। सलाइन वाटर किसे बोलते हैं? जिसमें नमक हो उसमें, ठीक है। डील्स विद फ्रेश वाटर लाइक रिवर, कैनाल, रिजर्वर, लगून्स एंड इन ब्रैकिश वाटर फिशरीज। इनलैंड फिशरीज ऑफ टू टाइप, कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरीज। सॉरी स्टूडेंट, कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। अभी ये दोनों क्या है? कैप्चर मतलब ये वाला और कल्चर मतलब ये वाला। ये है कैप्चर फिशिंग और ये जो है वो कल्चर। स्टूडेंट्स कैप्चर है वो फिशिंग नेट से हो जाता है। कल्चर मतलब कि हम एक फ़िश है उसको एक पॉन्ड में जो पाल के बड़ा करते हैं, उसको कल्चर फिशरी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स और एक नया सा फिश कल्चर जो अभी एडेप्ट हुआ है वो है कंपोजिट फिश कल्चर। इसमें स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो? अभी तक हमने कल्चर फिशिंग में क्या देखा था? एक ही सेम स्पीसीज़ की फ़िश होती है, उसको रियरिंग, फीडिंग और ब्रीडिंग किया जाता है। अब इसमें इंटेंशनली 4 से 5 अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ है उसको रखा जाता है, जिसके कारण वो फूड के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। आपका सबसे ज़्यादा अलग अलग वेराइटी की फिशेस यही सिस्टम में मिलने वाली है। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज आर यूज इन सच सिस्टम। इन सच अ सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 स्पीशीज इज यूज्ड इन अ फिश पॉन्ड। एक ही फिश पॉन्ड में स्टूडेंट्स 5 से 6 अलग अलग प्रकार की फ़िश है वो रखी जाती है। दिस स्पीसीज आर सिलेक्टेड सो दैट दे डोंट कॉम्पीट फॉर फूड। एज सी स्टूडेंट्स, केटलास फिश आर सरफेस फीडर। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 लेयर में आपको फ़िश दिख रही होगी। मैं आपको 3 लेयर सेपरेट करके दिखा देता हूँ। ये सरफेस फीडर है, मतलब ये अपर लेयर में ही फीड करने वाले हैं, अपर लेयर जो होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं दूसरी फ़िश दिखाता हूँ, मिडल जोन वाली, ठीक है। रोहू फीड्स इन मिडल जोन। आप देख सकते हो ये मिडल जोन है जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ये मिडल जोन, ये अपर जोन है। और जो लास्ट वाला है स्टूडेंट्स लोअर जोन। लोअर जोन में क्या आता है? बॉटम फीडर्स, कॉमन कार्प्स, मृगल्स। मैंने यहाँ पे मृगल्स दिखाया है जो लोअर जोन में है, ठीक है स्टूडेंट्स। बॉटम फीडर्स भी बोला जाता है। एंड ग्रास कार्प्स फीड ऑन एक्वेटिक वीड्स। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कई सारी ये एक्वेटिक वीड्स को है उसको भी खा रहा है। तो ये कंपोजिट फिश कल्चर है, उसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है, जो थोड़ा डीप हो। तो उसमें क्या होगा? 3 जोन में सेपरेट हो जाएगी तीनों फिश की फूड रिक्वायरमेंट्स, तो इसके कारण वो एक दूसरे से कम्पीट नहीं करेंगे, ठीक है। और कई फिश ऐसी होगी जो नीचे से जो वीड्स बनते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। कंपोजिट फिश कल्चर इज हाईली एडवांटेजियस एज दिस फिशेस डू नॉट कम्पीट फॉर फूड। फूड इज अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द क्रिएटेड पॉन्ड,
6 डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस कैन बी रियर्ड टुगेदर। देखिए स्टूडेंट, उसमें एक ही स्पीसीज की फ़िश मिल रही थी, इसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज की फिशेस मिल रही है। गिव्स हायर प्रोडक्शन, यील्ड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको फ़िश या फिर फ़िश कल्चर पूरा समझ में आ गया होगा, जिसमें मराइन फ़िश कल्चर कैसे होता है, कंपोजिट फ़िश कल्चर कैसे होता है, ट्रेडिशनल मेथड क्या थी कैप्चरिंग की, मॉडर्न मेथड्स क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम हनी बी कीपिंग, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरा वीडियो देखते रहिए, लास्ट पोर्शन है। होपफुली मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग और रियरिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी हनी बीज को रियर मतलब देखभाल की जाती है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है, जिसके कारण उसमें से बहुत ज़्यादा हनी निकले, शहद और वैक्स, मध जिसे बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, और वैक्स जो बोलते हैं, ठीक है, मीण, ये दोनों के लिए जनरली हनी बीज को रियर एंड केयर किया जाता है और मैनेज किया जाता है। द प्लेस वेयर बीज आर रेज्ड इज कॉल्ड एपियरी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एपियरी कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर ये वाला सेक्शन होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम से दिखाया है वो, तो एपियरी क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर ऐसे एक वुडन बॉक्स में बीहाइव्स होते हैं। आप देख सकते हो ये बीहाइव्स है, ये बीहाइव्स है स्टूडेंट्स, वहाँ पे सभी हनी बीज हैं, आप देख सकते हो ये सभी हनी बीज हैं। ठीक है, बिसाइड्स हनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग आर बी वैक्स, बी वेनम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, इसमें से जेली भी बनता है। बी कीपिंग रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट्स एडिशनल इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही कम कॉस्ट लगता है और इससे आपको ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। हेंस इट इज़ डन बाय फार्मर्स एलोंग विथ एग्रीकल्चर। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, ये फार्मिंग के साथ बी कीपिंग होता है, फार्मिंग प्लस एपीकल्चर होता है, और इसको ये फार्मिंग का नाम हो जाएगा मिक्स फार्मिंग, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ हो रही है, एग्रीकल्चर के साथ बी कीपिंग। बी कीपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, आप सब भी बड़े होके ये सब कुछ कर सकते हो, इसमें भी बहुत मुनाफा है। ऐसा नहीं है कंपनी में जॉब करने से ही अच्छा मुनाफा होगा। कॉलोनी ऑफ हनी बी। हनी बीज आर सोशियल पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स विच लिव इन कॉलोनीज इन नेस्ट नोन एज बीहाइव। हनी बीज है वो सोशियल होती है, मतलब उसका भी घर परिवार होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स मतलब एक से ज़्यादा स्पीसीज वाले होते हैं और वो कॉलोनी में रहते हैं। जैसे हम भी, एक हमारा घर होता है उसकी एक कॉलोनी होती है, वैसे हनी बीज की भी कॉलोनी होती है, नोन एज बीहाइव, जैसे मैंने बीहाइव दिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, द कॉलोनी ऑफ हनी बी हैज़ बिलोंगिंग टू 3 कास्ट। उसमें भी कास्ट होते हैं, जैसे हमारे में कास्ट होते हैं वैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रोन, क्वीन एंड वर्कर। ड्रोन कैसा होता है स्टूडेंट्स, ओनली जॉब इज़ टू मेट डेज आफ्टर सेक्स। फिर क्वीन एक होता है, हर एक कॉलोनी का एक क्वीन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेट्स विथ 12 to 18 ड्रोन्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो है वो मेल होता है, ये फीमेल होता है, एंड कैन ले अप टू 1200 एग्स अ डे। कितना एग्स वो ले कर सकता है, मतलब कितना एग दे सकता है एक दिन में, 1200 एग्स। केयर फॉर एग्स, फीड लार्वा, अटेंड टू द क्वीन, क्लीनिंग एंड गार्ड फॉर नेक्टर प्रोग्रेस, नील्ड कॉम। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्कर है, सेवक है। ठीक है, ये क्वीन के आसपास घूमेगा, उसको पूरा रिपोर्ट करेगा, गार्ड करेगा और बोलेगा कि भाई कितना अभी नेक्टर, कितना जूस अवेलेबल है, कितना बीहाइव की ज़रूरत है, वैसे वो बीहाइव बिल्ड करेगा और सारे वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करके। पर कॉलोनी स्टूडेंट्स एक ड्रोन होता है, एक क्वीन होता है और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको दिखा भी दिया है। सो इट इज़ द सुप्रीम बी। सब में से किसका राज होता है, क्वीन का। क्वीन है वो रानी होती है जो राज करती है। ड्रोन्स आर स्मॉलर एंड शॉर्टर देन क्वीन बीज, मैंने साइज भी दिखा दिया है। वर्कर्स आर द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द कॉलोनी, सब काम करने वाले यही होते हैं, सेवक, वर्कर्स। वेरी गुड लाइफ ऑफ हनी बीज। मैनेजमेंट ऑफ हाई प्रोडक्शन ऑफ हनी। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी ऑन द कमर्शियल बेसिस, इटालियन वेराइटी ऑफ हनी बी, जैसे मैंने पिक्चर में आपको राइट साइड में दिखाया है, एपिस मेलिफेरा इज कॉमनली यूज फॉर हनी प्रोडक्शन। Why? Because it is gentle in nature, it has high honey bee collection capacity, it has more ability to protect from enemies. एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका हनी है वो जेंटल है, थिक नहीं है,
तीसरा वो डिजीज़ रेजिस्ट कर लेता है और एनीमी को भी रेजिस्ट कर लेता है। वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी किसके ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट्स? पेस्ट्यूरेज और द फ्लावर अवेलेबल टू द बीज फॉर ज्यूस एंड पोलन कलेक्शन। उसके जो हनी बीज फीड करने जाते हैं वो फ्लावर में कौन सा अच्छा ज्यूस है और साथ में वो फ्लावर के अंदर का सीड कितना अच्छा है, पोलन ग्रेन, ठीक है। इन एडिशन टू द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पेस्ट्यूरेज, पेस्ट्यूरेज क्या मतलब क्या है स्टूडेंट? वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी, मतलब एक हनी वो कितनी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का है, उसको पेस्ट्यूरेज बोलते हैं। सो इट विल डिपेंड्स ऑन द फ्लावर, इट विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। देखो स्टूडेंट्स, अच्छे ज्यूस से जो हनी की क्वालिटी बनेगी वो जेंटल होगी, उसका टेस्ट में भी फ़र्क आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसीलिए आप 3 कंपनी का हनी चेक करोगे, थोड़ा थोड़ा टेस्ट डिफरेंस होगा। वैसे तो हम जो हनी जो बाज़ार में से डाबर या पतंजलि कोई भी ब्रांड्स का हनी हम खरीदते हैं वो प्रोसेस्ड हनी होता है स्टूडेंट्स, प्यूरिफाई किया हुआ होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम हनी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो मोर ऑफ द सब्सटेंस, मोर ऑफ द एबंडेंस ऑफ फ्लोरा का मतलब प्रेशियस प्लांट्स और फ्लावर्स, एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन द बेटर विल बी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ हनी। मतलब जितना ज़्यादा एक हनी है वो अच्छे अच्छे फ्लावर्स से जूस फीड करेगा, उतना अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी का हनी हमें मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। होपफुली आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा, ये वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।